चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुप नंबर 16। 15 ग्रुप अपन ने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, आज स्टार्ट करेंगे 16। अब मैंने 15 वाले में आपको जो जो चीजें पढ़ाई थी ना, एग्जैक्टली सेम मैं पढ़ाऊंगा 16 में। तो 16 में कुछ नया नहीं है, मतलब जो जो 15 में करा है वो यहाँ पे दोबारा से क्या करना है, दोबारा से प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ ध्यान देना, 16 ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये रहा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसको क्या सेलेनियम क्या पोलोनियम ये याद तो हो नहीं रहा, मैं आपको बहुत बहुत सही टेक्निक बनाता हूं। इनको बोलना उससे, क्या बोलना, उससे, उससे टेपो। ये टैलेंट तो हमारे को बचपन से, उससे टेप के तो गुजारा चल रहा है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे एलिमेंट है, इनकी सबसे पहले मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ये चेप देते हैं। जैसे आपका 15 ग्रुप का NH2NP3 था, तो इनका क्या हो जाएगा काका, NH2NP4। इज दैट क्लियर? अब तुम ये बात जानते हो कि नाइट्रोजन लेफ्ट में आता है सेकंड पीरियड के और ऑक्सीजन राइट में। तो मतलब इसके पास जितने प्रोटॉन है, इसके पास एक ज्यादा प्रोटॉन है ना, तो अट्रैक्टिव चार्ज कहां ज्यादा लगना चाहिए, नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे? अट्रैक्टिव चार्ज किस पे ज्यादा लगना चाहिए, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये बात समझ गए? अरे बोलो, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी ना। तो यहां ध्यान देना, नाइट्रोजन होता है आपका 2s2 2p3, क्या होता है, ये हुआ 2s2 2p3, और ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन 2s2 2p4। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, जबकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं है। तो जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट है, उनके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन अपने पिछले वाले ग्रुप से ज्यादा है, तो उन पे अट्रैक्टिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम होती है। इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। द रीजन इज कि निकलना इलेक्ट्रॉन इसमें भी पी से है और इसमें भी पी से है, लेकिन यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पहले से है और यहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं है। एक लूज करने के बाद हाफ फिल्ड अचीव होगी। तो याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 16 एलिमेंट, क्या बोला मैंने, ग्रुप 16 क्या हुआ, आ गया, अरे शिट, कोई नहीं, आन दो। ग्रुप 16 एलिमेंट, वो बंद तो नहीं हो रही वीडियो बीच में? अरे नहीं, चल रही है ना फिर, हाँ पता लग गया मेरे को। ग्रुप 16 एलिमेंट हैज, ग्रुप 16 एलिमेंट हैज less ionization enthalpy as compared to corresponding group 15 एलिमेंट। ठीक है, एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट। इज दैट क्लियर? ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इज दैट क्लियर? इस वाली बात को फटाफट लिखो। तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, नेक्स्ट आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये वाली बात ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना इस वाली बात पे। जैसे
नॉन मेटल जब पहला इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज। तो ये माना जाता है कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा चाहता है, तो अगर वो लेना ज्यादा चाहता है तो लेकर के खुश भी बहुत होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके खुश होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस हिसाब से तुम बताना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या पोलोनियम? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 5 ले लो, तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की या पोलोनियम की? ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो यही आता है कि सबसे ज्यादा कौन एनर्जी लूज करेगा, ऑक्सीजन, उससे कम कौन करेगा, सल्फर, उससे कम टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। इज दैट क्लियर? ये समझिए बात। लेकिन होता क्या है, दो तरह की चीजें हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी लूज करना, ये दो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। क्यों? ऑक्सीजन ना छोटा ज्यादा है, ऑक्सीजन छोटा ज्यादा है, तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करता है। तो कहता है यार इलेक्ट्रॉन आया तो है, खुश तो हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा एनर्जी रिलीज सल्फर थोड़ा ज्यादा करता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो माना कि ऑर्डर ये होना चाहिए था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, बस यहां पे एक थोड़ी सी एक्सेप्शन देखने को मिली है कि ये उठ करके पहले नंबर पे आ जाएगा। सिर्फ किस वजह से कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर एंटर हुआ तो रिपल्शन फेस हुई नहीं। हाँ, वो बात ट्रू है कि सिर्फ 2 ही 1 से जीत पाया, ये थोड़े हर कोई जीत जाएगा। अरे उनका तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये बात समझ आई? तो ये आपका हो गया 1 कम हो गया, 2 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बाकी ऑर्डर सेम है। इज दैट क्लियर? कोई लोचा इसमें? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 16 एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी तो ज्यादा चाहिए थी क्योंकि Z इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन होती 15 से कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पर क्या है, हाफ फिल्ड। समझे या नहीं समझे? इज दैट क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, आपका इलेक्ट्रॉन, हाँ एटॉमिक साइज आप बता ही सकते हो, नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर। कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन किए थे, नाइट्रोजन के कितने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट थे हमारे, नाइट्रोजन वाले ग्रुप के -3, +3 और +5। तो यहां पर आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का यहां पे ये NH2 और NP4 है ना, 1 2 3 और 4। तो ये लेना चाहे तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने, 2। तो अगर ये 2 लेगा तो क्या शो करेगा, -2, या ये पी के सारे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सारे दे देगा पी के तो क्या शो करेगा, +4, या फिर ये एस के भी दे सकता है तो क्या शो करेगा, +6। तो जो वहां पे -3, +3 और +5 थे, यहां पे वो क्या होंगे, -2, +4 या फिर +6। इज दैट क्लियर? ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, -4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, अरे लेने वाला कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ेगा या घटेगा, नीचे वाला कैरेक्टर नीचे जाने पर घटेगा। क्यों? क्योंकि नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और एलिमेंट नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, समझ रहे हो, वो लूज करना चाहता है। तो -2 की स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए घटेगी, +4 की बढ़ेगी। तो यहां लिखना +6 की बढ़ती नहीं है, उसकी घटती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था, समझ आया था वो, है ना। तो यहां पर लिखो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप। और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और रीजन क्या था? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है क्या था? इनर्ट पेयर इफेक्ट कि नीचे आते आते 6s के इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। रीजन क्या था उसका मेन? क्योंकि 4f की शील्डिंग कम होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव चार्ज बढ़ जाता है। ये फटाफट जल्दी से लिखो, फिर ट्रेंड्स देखते हैं इसके हाइड्राइड्स के। नेक्स्ट आते हैं बच्चों किसका? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप। अब हाइड्राइड्स इसके कौन कौन से बैठ जाएंगे? एक तो बैठ जाएगा ऑक्सीजन का H2O, फिर क्या बैठ जाएगा? H2S, H2SE, ओके, H2TE और H2PO। ठीक है, अब जो फैक्टर्स इसके हमने कल करे थे वो सारे करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन से बॉन्ड की ज्यादा होगी, OH की या POH की? OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया 1 ग्रेटर, 2 उससे कम, 3, 4, 5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर वाले की ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? बोलो बच्चों, कौन इजीली H लूज करेगा? एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? नीचे वाले का। तो आ जाए यहां पर, 1 कम है, 2 ज्यादा है, 3 और ज्यादा है, 4, 5। इज दैट क्लियर? अगर एसिडिक नीचे वाले का ज्यादा है तो बेसिक कहां ज्यादा होगा? बेसिक कैरेक्टर ऊपर वाले का ज्यादा है, 2, 3, 4, 5। ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड एंगल बताओ कहां ज्यादा है? अच्छा, ऊपर वाले का बेसिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा है? रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा चार्ज डेंसिटी में है। ठीक है, तो वो क्या होंगे? डोनेट हो पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट बताओ, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? बोलो भैया, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? अबे याद है नहीं याद या सब भूले हो? H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा है क्योंकि चार्ज ज्यादा डेंस है, होल्ड है, तो वो बॉन्ड पेयर को रिपेल नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट आ जाइए, किसका ज्यादा है बॉन्ड एंगल? वही 1 का ज्यादा है, 3 का, 4 का, 5 का। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया कौन सा? बॉन्ड एंगल। इसके बाद और क्या बचता है? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाओ। क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड ये था कि अगर, वैसे तो आपको ये पता है ना, वाटर में H बॉन्डिंग होती है और बाकियों में H बॉन्डिंग नहीं होती। तो अगर मैं मान लूं कि सब में डायपोल डायपोल होती है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था? नीचे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? अगर सब में मैं डायपोल डायपोल मान लूं तो है नीचे जाकर के बढ़ेगा, क्योंकि मासेस नीचे बढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेड ये होता कि 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5। तो 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5। जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली थी उसमें क्योंकि अमोनिया में H बॉन्डिंग था, तो वो किस किस के आगे आ गया था? बोलो किस किस के आगे आया था? 2 और 3 के। ठीक है, तो NH से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है OH की। तो ये किससे आगे आ जाएगा? ये सिर्फ 2 और 3 से नहीं, ये 4 से भी आगे आ जाएगा। समझ गए बात? तो यहां पे ये हमारा एक्सपेक्टेड था, जबकि हमारा एक्चुअल क्या हो जाएगा? एक्चुअल फिर हो जाएगा 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 5। ये हमारा एक्चुअल हो गया। इज दैट क्लियर? इसको फटाफट नोट कर लो।
नेक्स्ट आता है बच्चों एनोमलस प्रॉपर्टीज। एनोमलस प्रॉपर्टी नहीं, एनोमलस नेचर ऑक्सीजन का क्यों है, नाइट्रोजन का किस वजह से एनोमलस नेचर था, क्या क्या था जल्दी बताओ। स्मॉल साइज और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को हमने किससे कंपेयर किया था, फोन से, कि छोटे ये बच्चे के पास क्या होता है, फोन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि छोटा होता है और क्या चीज उसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोन नहीं होता जिसकी वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मल्टीपल पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और क्या था, एच बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी। समझ गए। तो जो वहां पे था ना वो सेम चीजें यहां पर है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ ओ इज ड्यू टू, किस वजह से एनोमलस बिहेवियर है, तो यहां पर लिख दो स्मॉल साइज, सेकंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, थर्ड स्मॉल साइज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चौथा हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, पांचवा एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल पाई बॉन्ड, और सिक्स्थ एच बॉन्डिंग। ठीक है। और ये बात याद रखना कि NH बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड की H बॉन्डिंग होती है। इज दैट क्लियर? ये वाली बात है, फटाफट लिखो। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका इसका रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। देखो अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करता नहीं, क्योंकि इस ग्रुप का पार्ट ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन फैमिली है, समझे। तो यहां पर ध्यान देना, बाकी जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के सामने प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे लास्ट वाले ग्रुप ने क्या शो किया था, +3 और +5। तो क्योंकि अब ये एक यूनिट बढ़ चुके हैं ना, तो ये करेंगे +4 और +5। तो यहां पर आ जाओ, इस ग्रुप का एलिमेंट अगर शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, O को तो -2 ही शो करना है, और यहां पे करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, O को नेगेटिव ही करना है। तो ये आपका हो गया 4, ये 2, E2O4, और E2O4 बेसिकली क्या हो गया, EO2। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 2, E2O6, जो फाइनली क्या हो गया, EO3। इज दैट क्लियर? अरे बोलो। अब कुछ ऑक्साइड के टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, क्या क्या अपने को पढ़नी है। मान ले यहाँ पे हमारे पास SO2 आ गया, या इधर क्या आ गया, SO3। ऐसे ही अदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, POO2 आ गया, और ये क्या आ गया, POO3। ये ऐसे करके आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। बीच में कितने एलिमेंट और होंगे, ये फर्स्ट होगा, फिर बीच में सेकंड और होगा, थर्ड और होगा, फोर्थ और होगा, और ये फिफ्थ है। इज दैट क्लियर? तो अभी तुमको बताना है कौन सा बॉन्ड छोटा है और कौन सा बॉन्ड बड़ा है। अगर मैं SOO की बात करूं तो SOO थोड़ा सा छोटा बॉन्ड होगा, और PO डबल बॉन्ड हो थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड होगा। समझ रहे हो क्या हुआ?
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो 1 2 3 यहां गए और ये 4th यहां आ गया। तो अगर मैं SO2 और POO2 में बात करूं तो कौन सा एलिमेंट और O का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? PO वाला इजीली होगा। रीजन क्या? अच्छा, रीजन क्या होता है ये मैं समझाता हूं। नीचे आते 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 एलिमेंट का साइज बढ़ जाता है, O का साइज छोटा रहता है, क्योंकि तो O ऊपर आने वाला एलिमेंट है। तो छोटे और छोटे अच्छा बॉन्डिंग करते हैं, छोटा और बड़ा ये अच्छा बॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ये इजीली नहीं टूटेगा और ये इजीली टूट जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो क्या होगा ऑर्डर? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ जाओगे कि 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन तगड़ा होगा जो औरों को ऑक्सीडाइज करे? औरों को ऑक्सीडाइज कौन इजीली करेगा? जो खुद रिड्यूस होगा। मतलब यार सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन है और तुम ऑक्सीजन को छोड़ने की ताकत रखते हो तो मतलब तुमने ऑक्सीजन किसी और को दे दिया और खुद क्या हो गए? रिड्यूस। तो चेक करना कौन इजीली ऑक्सीजन देगा, S डबल बॉन्ड O या PO डबल बॉन्ड O? PO डबल बॉन्ड O ये इजीली ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन तगड़ा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन तगड़ा हुआ बच्चों? 1 सबसे कम, 2 उससे ज्यादा, 3 उससे ज्यादा और 4 सबसे ज्यादा। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये अच्छा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट अब क्लियरली क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से देख लेते हो। क्वेश्चन क्या आएगा? SO2 is reducing in nature। क्या है काका? SO2 is reducing in nature while हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखना कि SO2 is reducing in nature while SeO2, सल्फर के नीचे क्या होता है? SeO2 is oxidizing। Why? तो आप ये वाली बात लिख दोगे। क्या लिखोगे? कि जो SO2 होता है, ठीक है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O स्मॉल है, समझ रहे हो? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी वजह से S और O बॉन्ड टूटेगा नहीं। ठीक है, मतलब जो ये वाली बात समझाई है ना, यही वाली बात आपको लिखनी है। ऑक्सीडाइजिंग क्या लिखता है यार? ऑक्सीडाइजिंग, वही मैं कहूंगा, छोटा कैसे हो गया वर्ड। ठीक है भैया, आंसर चेप दोगे? इसको एक बार लिख लेना, सेम चीज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? रिड्यूसिंग वगैरह सब हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ, अगर मैं नीचे बात करूं एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड बढ़ रही है घट रही है? सोच के बता दो। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड बढ़ रही है। हाय हाय, है? तो यहां ध्यान देना, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है? अरे बोलो, क्यों डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप? क्योंकि नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। ठीक है, तो 1 एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डाउन होता है, वो डिक्रीज होता है। तो 1 से कम 2, 2 से कम 3 और 3 से कम 4। इज दैट क्लियर? तो आपको एसिडिक कैरेक्टर पता लग गया, तो कुल मिला के बेसिक इसका रिवर्स कर देंगे। अच्छा एक चीज बताना, क्वेश्चन लो, आउट ऑफ SO2 एंड SO3, क्वेश्चन आउट ऑफ SO2 and SO3 which is more acidic? बता दे भैया।
कौन ज्यादा है? अबे यार कुछ तो सोच समझ करके बोलो। SO3, क्योंकि SO3 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और SO2 में कितना है? +4। समझ गए? तो यहां पर ध्यान देना, SO3 मोर एसिडिक, ठीक है, ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ओके, याद रखना एसिडिक नेचर, एक एसिडिक हो गया एंड दूसरा कौन सा? कोवेलेंट नेचर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बोलो भाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, इसको फटाफट लिखो, फिर वो करते हैं हैलोजन वाले कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो हैलोजन में एलिमेंट्स का मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। क्या क्या जाता है भाई? +6। तो मैक्सिमम 6 नॉन मेटल्स लग सकते हैं। तो ध्यान देना, 6 नॉन मेटल में सिर्फ एक SF6 ही स्टेबल है। क्यों SF6 स्टेबल है? SBr6 या SCl6 क्यों स्टेबल नहीं है? ये अनस्टेबल है और ये बनता भी नहीं है। वाई? बिकॉज एक सल्फर के अराउंड 6 छोटे फ्लोरीन तो लग सकते हैं, लेकिन 6 बड़े ब्रोमीन या क्लोरीन नहीं लग सकते। लेकिन वही अगर बात करूं इनके में SF4 या, अब हाँ भाई S के अराउंड 6 Br या 6 Cl नहीं लग पा रहे थे, 4 Br या 4 Cl तो लग सकते हैं। तो SF4 हो गया। SCl4 होता है? SCl4 नहीं होता। अच्छा यहां पर ध्यान देना, एक SF4 है, एक SEF4 है और एक है TEF4। मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे ध्यान देना। कौन इनमें सॉलिड है, कौन इनमें गैस है और कौन इसमें लिक्विड है? ये मैचिंग आपको करनी है। 1 मिनट का टाइम लो और दिमाग लगाओ फटाफट। चलो भाई यहां ध्यान देना, ये वाली बात समझना और तसल्ली से समझना थोड़ा सा। आपसे पूछा मैंने कौन सा सॉलिड, कौन सा लिक्विड, कौन सा गैस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चा ये कह सकता है कि यार इनको क्या मैं रट के जाऊं कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? अब यहाँ पे रटना नहीं है। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। मान लो एक मॉलिक्यूल ये SF4 है और एक मॉलिक्यूल ये SF4 है, ठीक है? तो अगर मेरे को इनका सॉलिड, लिक्विड या गैसियस बिहेवियर देखना है तो मेरे को ये देखना है ये मॉलिक्यूल पास पास है या दूर दूर है। अगर ये बहुत क्लोज हुए तो ये कौन से होंगे? सॉलिड। अगर ये थोड़े दूर दूर हुए तो ये क्या होंगे? लिक्विड्स। और अगर ये बहुत दूर हुए तो गैस। अब ये पास है या थोड़े दूर है या बहुत दूर है, ये डिपेंड करेगा इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। चेक करके देखना, SF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अभी हमने लास्ट केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था? इनके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। तो SF4 का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा आया था, ये स्ट्रक्चर आया था। तो इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट होगा। क्यों डायपोल मोमेंट होगा? क्योंकि सारे मोमेंट एक दूसरे के कैंसिल नहीं हो रहे। तो अब अगर मैं बात करूं तो इसका डायपोल मोमेंट है, तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हो गए? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बोलो भैया सब में कौन कौन से इंटरेक्शन हो गए? डायपोल डायपोल। अगर सब में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है मतलब टाइप ऑफ फोर्सेस तीनों में क्या हो गए? सेम। तो अब मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके स्ट्रॉन्ग है ये चेक करने के लिए कहां जाऊंगा? मोलर मास पे। तो बताओ मास किसका ज्यादा है, SF4 का या TEF4 का? नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है तो मास भी बढ़ेगा। तो मास बढ़ा तो इसका, माना कि तीनों में डायपोल डायपोल है, लेकिन ये डायपोल डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। तो TEF4 क्या हुआ बेसिकली? TEF4 हुआ सॉलिड, SF4 हुआ आपका क्या? गैस, और SEF4 क्या हुआ? लिक्विड। इज दैट क्लियर? अरे बोलो। वेरी नाइस, फटाफट लिखो इसे जल्दी से। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट आ रहा है भैया, ये हो गया हेक्साहालाइड, ये हो गया टेट्राहालाइड। ठीक है,
इसके मोनोहलाइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या? मोनोहलाइड्स। मोनोहलाइड्स कुछ ऐसे हो गए SF, लेकिन ये SF तो बॉन्ड ही नहीं पूरा होता, तो ये एज अ SF नहीं रहता, ये किस में रह जाता है? H2F2 या फिर Se2Cl2। मतलब जितने भी मोनोहलाइड्स होते हैं वो अपनी कौन सी फॉर्म में रहते हैं? डाइमेरिक फॉर्म में। किसमें? डाइमेरिक फॉर्म में। अब ध्यान देना, ये डाइमेरिक फॉर्म थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप डिस्प्रपोर्शनेट होती है। ठीक है, और डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या रिएक्शन देती है? 2Se2Cl2 gives SeCl4 plus 3Se। मतलब जो Se पे +1 चार्ज था वो +4 में गया और 0 में गया, तो ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन और ये हुआ इसका रिडक्शन। ठीक है भाई, इसको फटाफट लिख लो, 16 ग्रुप आपका खत्म हो गया।